करें। देखो, अब जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी किया था अपन ने, नहीं किया था? तो आ जाओ, थर्ड वाला हो गया था पूरा अपना, सेकंड पे आ जाओ तुम लोग। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या गिवन है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा। मतलब कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है जिसको एक कंपोनेंट की जरूरत है, उस कंपोनेंट का नाम है अल्फा। मतलब अल्फा आपका इनपुट है, अल्फा आपका इनपुट है। द फॉलोइंग पटेरियल कलेक्टेड फॉर द ईयर 22-23। तुम लोग सुबह सुबह आ रहे हो एसएम वाली क्लास में? रेगुलर आ रहे हैं सब लोग? ठीक चल रहा है एसएम? हाँ, कितना हुआ अभी चैप्टर? टेस्ट रखा है? अच्छा, वो तो हाँ, नेक्स्ट वीक मैं बोल दूंगा सर को, ठीक है ना? हाँ। विच रिक्वायर अ कंपोनेंट अल्फा। अब ये पर्टिकुलर है ईयर 22-23 के। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा, अल्फा आपका इनपुट है 8,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपये, पर यूनिट कॉस्ट 400 रुपये और कैरिंग कॉस्ट 20% है। तो पर यूनिट कॉस्ट 400 रुपये और कैरिंग कॉस्ट 20% है, मतलब 400 का तो 80 रुपये कैरिंग कॉस्ट है। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ अल्फा, प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4,000 कंपोनेंट एट अ टाइम। लेकिन उसने क्या बोला, भैया मैं 4% का डिस्काउंट दूंगा प्राइस पे, और आपको मिनिमम कितने का ऑर्डर लगाना पड़ेगा एक बार में? 4,000 का। कंप्यूट द ई ओ क्यू। ठीक है, तो करते हैं, आप लिखो इक्वल्स टू, देखो अंडर रूट 2 AO/C। ए लिखो। कितने यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट है? 8,000 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है बताओ? ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपये। तो लिखो ओ इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट सी, कितनी परचेज प्राइस है? 400 का 20%, 80 रुपये। तो ईओ क्यू क्या हो जाएगा? मतलब अब ईओ क्यू बोलता है एक बार में कितने का ऑर्डर लगाना चाहिए आपको, तो ईओ क्यू बोलता है एक बार में आप 200 यूनिट का ऑर्डर लगाओ। ये कर लो कॉपी। तो ईओ क्यू ने क्या आंसर दिया कि एक बार में आपको कितने का ऑर्डर लगाना चाहिए, तो आपका बेस्ट ऑर्डर लगेगा। बट जब आप 200 दोगे तो डिस्काउंट कुछ नहीं देगा आपको, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे देखो। स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट कुड बी एक्सेप्टेड। अब आपको वो बोल रहा है कि 4,000 एक बार में ऑर्डर दो और 4% का डिस्काउंट ले लो आप। ठीक है, तो लिखो आप बी पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एट ईओ क्यू एंड व्हेन ऑर्डर साइज इक्वल टू 4,000 यूनिट्स। तो कॉस्ट एट ईओ क्यू, तो आप लिखो परचेज कॉस्ट। कितनी होगी बताओ परचेज कॉस्ट? एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 8,000 यूनिट। और प्राइस क्या है? 400 रुपये। तो लिखो 8,000 इंटू 400, देखो 32 लाख।
क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है एक ऑर्डर की? 200 रुपये। ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे, तो 8,000। कैरी कितना करना पड़ेगा? और कैरिंग कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की? 80 रुपये। तो 32,16,000 आपकी टोटल कॉस्ट हुई। बोले ये समझ में आया? ये तो कॉस्ट जब ईओक्यू के बराबर ऑर्डर साइज होती है, क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं आपको इस केस में। ये क्लियर है? फिर लिखो। अब परचेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 400 रुपये। कितने का डिस्काउंट है? 384। क्लियर? अब लिखो आप नीचे। ये तो पर यूनिट हो गई। अच्छा, आपकी कैरिंग कॉस्ट ही बदल जाएगी। कैरिंग कॉस्ट अब 20% परचेज प्राइस का है ना? कितना आता है? तो अब लिखो आप। 4,000 का लॉट है ऑर्डर का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 200 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी ना? कितना आ रहा है टोटल लगा? कितना आ रहा है? तुम ऑर्डरिंग और कैरिंग जोड़ोगे तो वो तो ज्यादा ही आएगा। देखो यहाँ ऑर्डरिंग कैरिंग मिला के 16,000 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है आप चेक करो। कितना आ रहा है फाइनल? और ये 4,000 दो इंटू 76। आपको दिख रहा है ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ी गया। ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, बट उधर अपने को अब इधर टोटल कॉस्ट कितनी थी? तब भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो क्वांटिटी डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो क्वांटिटी डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है बेटा, करो फटाफट। टेस्ट जितने ले रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट नालायकी में दोगे तो फिर बाद में एंड में प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए जो चैप्टर बोले बिल्कुल इस तरह देना कि एग्जाम दे रहे हो, तो क्या बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्ट से, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड होते होते सब चैप्टर के अगर टेस्ट निकल गए आज से तो फिर दिक्कत नहीं आएगी रिवीजन करने में। हो गया? और मेरे को तो ठीक लगा सैटरडे टेस्ट होना चाहिए सिर्फ, रेदर देन क्लास, वरना टेस्ट होते ही नहीं इंटर में कभी भी फिर। ठीक है, तो सैटरडे क्लास नहीं करके सिर्फ टेस्ट ही रखो। ऑलरेडी कोर्सेज वैसे ही टाइम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोर्स में, है ना? ठीक है ना? तो आप मतलब सैटरडे हम सिर्फ टेस्ट रखेंगे, उसके कोई क्लास, वरना वरना क्या होता है क्लास के बाद टेस्ट रखो तो 5-5 बज जाती है फिर। इसलिए फिर टेस्ट होते ही नहीं है फिर, तो बेटर है सैटरडे को टेस्ट रख लेंगे हम लोग, है ना? और टेस्ट ढंग से देना बट तुम लोग, और मिस नहीं करना, छुट्टी नहीं लेना, है ना? ठीक है, कर लिया? कोई दिक्कत? ठीक है। और टेस्ट प्रिपेयर करो तो मॉड्यूल और पुराने एग्जाम क्वेश्चन सारे देख लेना। सितंबर अभी जनवरी 25 तक के देख लेना सारे क्वेश्चंस। जो जो चैप्टर कर रहे हो जनवरी 25 वापस सारे क्वेश्चन और सॉल्व करना लिख लिख के। ऐसे सिर्फ रीडिंग नहीं करना है अपने को, है ना? तो इम्प्रूवमेंट आएगा। और
इंटर के अंदर ये अच्छे से ध्यान रखना, कॉस्टिंग पेपर हो गया, एफएम हो गया, अकाउंट्स हो गया, इधर ऑडिट हो गया, लॉ हो गया और टैक्स हो गया, इसके अंदर स्कोर करना टफ है। अब ये मतलब आप कितना ही पढ़ लो, 40 से 50 में रेंज में नंबर आते हैं इसमें। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो 60 ऊपर जा सकता है, और यहां अच्छा करोगे तो 70 80 ऊपर नंबर। अभी मैं बता रहा हूँ, दीपेश दीपेश बच्चा पास ही कॉस्टिंग से हुआ है पूरा, टैक्स में 40, कॉस्टिंग में 85 मार्क्स थे उसके, एफएम में अच्छे मार्क्स थे तो निकल गया पूरा ग्रुप। 326 नंबर है, सेट ऑफ मिल गया पूरा फर्स्ट ग्रुप से, सेकंड ग्रुप से पूरा फर्स्ट में सेट ऑफ चला गया। इसलिए ये पेपर तो वापस वही बात है, इतना अच्छा कर लो कि उधर अपन, क्योंकि ऑडिट और ये क्या थ्योरी सब्जेक्ट है, अब आप कितना भी लिखो नंबर इंस्टीट्यूट में मिलते कम है। 40 का इधर अगर अपन टारगेट भी करो, इधर अच्छा कर लिया ना अपन ने, तो अपना एग्रीगेट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। समझे बात को? और दम लगा के पढ़ोगे तो ऑल इंडिया मेरिट में भी जा सकते हो। मतलब अभी मैं बोलूंगा तो आधे हंसेंगे, ऑल इंडिया मेरिट तुम सोच ही नहीं सकते, बट आप कोशिश करोगे तो आ सकता है। ऐसा कोई, अपन टेस्ट दे रहे हैं, सबका लिख लिख के पढ़ोगे ढंग से, क्यों नहीं जा सकते हम ऑल इंडिया मेरिट में? आप, मैं आपको मतलब मैं जी जान से लग जाऊंगा तुम्हारे साथ, बट तुम मेहनत करो बस, ठीक है ना? बस टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से दो, जितना चैप्टर बोले बिल्कुल ढंग से पढ़ पढ़ के लिख लिख के सब चीजें देख लो। मैंने आपको एक बुक और दे रखी है कॉस्टिंग की, ठीक है ना? जिन बच्चों को नहीं मिली वही मिल जाएगी बुक, आज वो कॉपी हो गई, यहाँ से लेके जाना है ना। तो अभी क्या करना, उस बुक से भी प्रैक्टिस कर लेना, जो सेम पैटर्न निगाह से निकाल लेना, कैलकुलेटर कर लेना, बट एटलीस्ट एक बार जितना कर लिया वो काम अच्छे से करना। वर्किंग कैपिटल बिल्कुल ढंग से घोट लो उस चैप्टर को, जितना मैंने करा दिया। तो पता है क्या होगा, मेन क्या होगा, आपके जब एग्जाम आएंगे ना उसके 4 महीने पहले आप बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा तुम्हारा, तो पता पूरा सिलेबस हाथ से निकला हुआ है एक एक बार अपना, वरना एंड में क्या प्रेशर में। और दूसरी चीज अच्छे से समझ लेना, मैं बता रहा हूँ, इसको देखना ही मत यूट्यूब को, यूं नहीं करना, जो नहीं समझ आया अपन ने कोई और चैनल पे देख लिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चे फेल होते ही इस कारण से हैं। अब क्या होता है, यूट्यूब पे तुमने एक कंसेप्ट देख लिया, यार ये अच्छा पढ़ा, अब क्या होता है तुमको लगेगा नहीं यार ये तो कॉस्टिंग में, तो फिर अपन इन सर का आधा फॉलो कर लेते हैं, आधा मेरे को देख लेते हैं, तो ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी, ध्यान रखना। मतलब मैं आपको ये बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, कोई भी टीचर हो, 19 20 का फर्क है पढ़ाने का। बट आपने अगर इस यूट्यूब को फॉलो करना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है लास्ट टाइम में आदित्य बच्चा था मेरे पास में, वो फेल एंड में हुआ इस चक्कर, बोले सर मैं तो एंड में पूरा यूट्यूब के भरोसे बैठ गया जाकर के। तो पता है वो मुझसे बात ही नहीं करता था, फिर सितंबर अटेम्प्ट दिया, 3 महीने मैंने उसको पूरा पूरा कंट्रोल में रहा, क्या कर रहा है एवरीडे, और पास हो गया वो। तो यूट्यूब जरूरत जब तक नहीं पड़े तब तक इधर उधर देखना मत, क्योंकि वरना क्या, अपने को क्या होता है, एक दिन किसी पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा पढ़ा है, बट अब समझो कोई कंसेप्ट उसने किस तरह पढ़ाया, मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वैसे मैं हर चीज पढ़ा रहा हूँ, तुमको रिकॉर्डिंग दे ही रहा हूँ मैं, तुमको जरूरत पड़ेगी नहीं यूट्यूब देखने की कुछ भी। और हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना, जिसमें जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखो कि हाँ यार ये टीचर अच्छा पढ़ा, और सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ोगे साथ में तो अच्छा पढ़ाएंगे। बट किसी भी तरह पास होने चाहिए यार तुम लोग, फेल नहीं होना चाहिए, बस मेरा बहुत सिंपल सी बात है, फेल नहीं होना है अपने को किसी भी हालत में, ठीक है ना? फेल होना मतलब डायरेक्ट अपने को एक अटेम्प्ट आगे 1 साल कॉस्ट होती है फेल का, इसलिए पूरा कोशिश करो निकले अटेम्प्ट, और इसको पैशन बना के पढ़ो अगले 4 6 महीने की, हमको किसी भी तरह पास करना है। यूं नहीं कि अपन ने थोड़ी देर पढ़ लिया, 5 घंटे में इधर उधर चले गए फिर कर लिया। बिल्कुल, अब 1 साल इंटर है, मेहनत कर लो पूरी दम लगा करके, बट एफर्ट पूरा डालो, किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहिए अपने को। तुम टेस्ट दोगे 100% कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, 2 3 पेपर में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 2 3 पेपर एंड में कवर कर लोगे वापस, ठीक है ना? बट टेस्ट बिल्कुल ईमानदारी से दो, कि जो टेस्ट बोले बिल्कुल ढंग से दो। जितना टेस्ट है स्टॉप वॉच लेके बैठो कि इस टाइम में मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? इतना अपन प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे रिजल्ट नहीं निकले, अपन कैसे पास नहीं होंगे फिर? आप आप अप्रोच अच्छी रखोगे तो 100% पास हो जाओगे। मैं तो सितंबर में जो बच्चे बता रहा हूँ, अभी 20 मार्च चल रहा है, मैं तुमको 15 मई बाद भी फ्री करता हूँ तो भी तुम्हारे पास, और ये जो अगले जनवरी उनका भी हो रहा है साथ साथ में कोर्सेज काफी कुछ, 15 मई बाद भी तुम्हारे पास 3.5 महीने हैं कम से कम। 3.5 महीने में वापस नहीं पढ़ सकते क्या? 6 पेपर करने हैं, 3.5 महीने मतलब मोटा मोटा 30 × 3 90 दिन, 105 110 दिन होते हैं। 110 दिन को 6 से डिवाइड करो, 15 15 20 20 दिन एक पेपर के वापस मिलते हैं अपने को। क्या 15 20 दिन एक पेपर नहीं कर सकते क्या आराम से? बट अपन लापरवाही से पढ़ते हैं इसलिए फेल होते हैं फिर।
पढ़ोगे ढंग से 100% पास हो। लिख लिख के हैबिट डालो। पढ़ते हो टेबल कुर्सी पे पढ़ो बैठ करके, नहीं पलंग पे पढ़ रहे हैं अपन आड़े रह के। और मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई में। थोड़ा अपन पढ़ेंगे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन फिर देखना चालू, घंटे निकल जाते हैं रील देखते देखते। फोकस रखो, पास हो जाओगे, कंसिस्टेंसी करोगे। और आप टेस्ट दे रहे हो ना, मैंने लिवरेज का पहला लिया था और अब सेकंड लिया, इंप्रूवमेंट आया प्रेजेंटेशन में। अभी और इंप्रूवमेंट आएगा, लिख लिख के घर पे करो प्रैक्टिस। ठीक है ना। और कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ढंग से पढ़ो उसको। यूं नहीं कि यार सर हमने एग्जाम में ये कर दिया, यूं हो गया वो हो गया, ये क्या बात है कि हम तो भूल गए ये करना, कैसे भूल जाते। फिर अपन बोलते सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक कैसे होती है, हम कुछ सिली हो जाते हैं, सिली मिस्टेक होती है। और भाई तू तेरा प्रेजेंटेशन सुधार दे तो पास हो जाएगा, तो प्रेजेंटेशन सुधारेगा तो नहीं पास होगा, मैं तो सही बता रहा हूँ। तो लिख लिख के करते रहते तो आता है सब, तो प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं करता। समझ में आया। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बेटा, सेकंड वाला पूरा समझ में आ गया अच्छे से। थर्ड हो गया था अपना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अनिल एंड कंपनी बाइट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट इन 6 इंस्टॉलमेंट। 36,000 यूनिट कितने इंस्टॉलमेंट खरीद रही है कंपनी, मतलब बोलो कितने कितने का ऑर्डर लगा रही है, 6,000 यूनिट का। ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपए और ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपए, कैरिंग कॉस्ट 20% है। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। एग्जिस्टिंग की क्या कॉस्ट है। कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव बाय ईओक्यू, और बताओ ईओक्यू से कितना पैसा बचा सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट, लिखो आप। देखो, एनुअल रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6। तो बताओ ऑर्डर साइज कितने की है ये अपनी। 6,000 यूनिट का ऑर्डर साइज है। बोलो इसमें कोई डाउट। आगे बढ़ो। कैरिंग कॉस्ट 20% है, तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया बताओ। अपनी परचेज प्राइस कितनी है। 0.20 हो गया। कॉस्ट 1 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 20% है। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी की बताओ। अब एग्जिस्टिंग जब 6,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं अपन, ठीक है, तो लिखो अब एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। अब इसमें लिखो आप परचेज प्राइस। 36,000, 1 रुपए का यूनिट है ना। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपए, तो ऑर्डर कितने लगेंगे बेटा। 6 ऑर्डर लगेंगे। 6 इंस्टॉलमेंट खरीदते हैं ना अपन, तो 300 रुपए, नहीं 300 नहीं, 150 रुपए आ रहा होगा ये। 25 इंटू 150 आ रहा है। कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। 36,750। अब बोल रहा है कितना पैसा ईओक्यू के थ्रू बचा सकते हो, सबसे पहले ईओक्यू निकालो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, कितना होता है ईओक्यू। हाँ, 3,000।
ईओक्यू बोल रहा है एक बार में ऑर्डर कितना करो, 3000 का। तो अब लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एट ईओक्यू। लिखो आप परचेज कॉस्ट कितना आएगा। कितना पैसा बचा सकते हो ईओक्यू से, 150 रुपये। इधर 36,750 आ रही है, इधर 36,600 आ रही है। तो 150 रुपये की बचत कर सकते हो ईओक्यू को लगा करके। बोलो आई बात समझ में। करें, कॉपी करो फटाफट। हो गया, कोई दिक्कत। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए तीनों। सेवेंथ क्वेश्चन देखो एक बार। लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच हैज मंथली डिमांड ऑफ 4,000 यूनिट। अब देखो यहाँ एक चीज समझना, अपने को इनपुट की चाहिए, ये मंथली डिमांड मतलब आउटपुट है ये। ईओक्यू निकालने के लिए एनुअल रिक्वायरमेंट मटेरियल के लिए निकाल रहा हूँ, मटेरियल इनपुट होता है। प्रोडक्ट रिक्वायर कंपोनेंट एक्स, एक्स कंपोनेंट इनपुट है। परचेज प्राइस 20 रुपए। फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब एक फिनिश के लिए एक कंपोनेंट की जरूरत है। समझे बात को। ऑर्डरिंग कॉस्ट 120 है, मतलब अगर 4,000 की एनुअल डिमांड है, अब अगर मान लो ऐसा बोलते हैं फॉर एवरी कंपोनेंट 2 इज रिक्वायर्ड, तो मल्टीप्लाई कर देते 2 से अपन, तो एनुअल रिक्वायरमेंट इनपुट की चाहिए अपने को। मेरी बात समझे आप। भाई ऐसा बोलते हैं एक आउटपुट के लिए 2 इनपुट देना पड़ता है, तो आप इंटू 2 करते। क्यों, अपने एनुअल रिक्वायरमेंट इनपुट की चाहिए, ए इज नॉट फॉर आउटपुट, ए इज फॉर इनपुट। तो यहां तो बोल रहा है एक पे एक चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू निकालो। मिनिमम लॉट साइज 4,000 है, तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है। कर सकते हो ट्राई। करो ट्राई करो फटाफट करो। करो ट्राई करो। ट्राई करो, मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ, फटाफट करो।